बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने यू टर्न लिया है। और यू टर्न किस मामले पर लिया गया है? चंद रोज़ पहले जो इमरान ख़ान की तरफ से अपने पार्टी रहनुमाओं को पैगाम दे के भेजा गया कि हम आर्मी चीफ से लड़ाई नहीं चाहते, बल्कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है हमें फ़ौज के आमने सामने लाना चाहते हैं। लेकिन अब क्या डेवलपमेंट हुई है? इमरान ख़ान ने, तहरीक इंसाफ ने इस सुलह के पैगाम से कैसे यू टर्न लिया है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला किया है। 39 अरकान असम्बली तो PTI के डिक्लेयर कर दिए थे ECP की जानिब से, लेकिन अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला किया है और उस फैसले से तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर क्या है, तहरीक इंसाफ को क्या झटका लगा है, इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनकी डिटेल पर भी आप देखने वालों के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़ जो रावलपिंडी मरी रोड पे जो जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा चुका है, इस धरने के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। एक तो नाज़रीन, जो मुज़ाकरात की हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई, कल हुकूमत की जो टीम है जिसमें अता तारड़ साहब थे, अमीर मकाम साहब थे, तारिक फजल चौधरी साहब थे, वो रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने में पहुँचे और वहाँ पे लियाकत बलोच साहब ने इस्तकबाल किया। हाफिज़ नवीमान के साथ मुलाकात हुई और बताया गया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। तो जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। कल तो मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो चुका, लेकिन आज जमात इस्लामी ने भी अपनी इन मुज़ाकरात के हवाले से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब को शामिल किया गया है। 3 और जमात इस्लामी के अरकान मौजूद हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम के माबैन जो है वो निगोशिएशन का, मुज़ाकरात का आगाज़ होगा जो जमात इस्लामी के अपने मुतालबात हैं। अब नाज़रीन, जो जमात इस्लामी के मुज़ाकरात हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा इन मुज़ाकरात के हवाले से। एक तो नाज़रीन, जमात इस्लामी का मुतालबा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पे पेट्रोलियम लेवी है उसका ख़ात्मा किया जाए। अब नाज़रीन, पेट्रोलियम लेवी जो शामिल की गई है, ये शामिल की गई है IMF के साथ जो शराइत पाकिस्तान की तय पाई हैं कर्ज़े की, उन शराइत की रोशनी में इसको शामिल किया गया है। अब अगर ये पेट्रोलियम लेवी पाकिस्तान की हुकूमत जमात इस्लामी के साथ निगोशिएशन के नतीजे में ये वापस ले लेती है तो फिर नाज़रीन IMF के मुआहदे का क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। चलें, इसी को लेकर चलते हैं, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर सवाल ये कि उसके नताइज क्या होंगे। नताइज पर अभी हम बात करते हैं। दूसरी बात यह की गई है कि ये जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं इनको डॉलर्स में अदायगी ना की जाए, इनको पाकिस्तानी रुपीस में अदायगी की जाए, डॉलर के साथ अदायगियों का मुआहदा ख़त्म किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। और फिर कहा गया है कि जो 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको 50% बिजली की कीमतों पर जो है वो रियायत दी जाए, कंसेशन दी जाए। अब नाज़रीन, बड़ा पुरकशिश मुतालबात हैं अवाम के लिए, क्योंकि अवाम के लिए निकले हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है, अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत वापस लेते हैं, पेट्रोलियम लेवी वापस लेते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम हो जाएगी। और अगर 500 यूनिट वाले को 50% की रियायत मिल जाती है तो तब भी अवाम खुश हो जाएंगे। और ये डॉलरों में अदायगी भी अगर पैसों में हो जाती है तब भी पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचेगा। लेकिन इसके नताइज क्या होंगे ये भी तो हमने सोचना है कि सर ये पुरकशिश मुतालबात तो हमने नहीं देखने। अब पेट्रोलियम लेवी ख़त्म होती है, IMF के साथ मुआहदा ख़त्म, डॉलर में अदायगी ख़त्म होती है, IPPs वाले वो जैसे रेकोडेक वाले आलमी अदालत में चले गए थे ये भी चले जाएंगे। 500 यूनिट वाले को 50% अगर रियायत देते हैं, IMF का मुआहदा फिर ख़त्म। इसका नतीजा क्या होगा? आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, आपको डॉलर नहीं मिलेंगे। जब आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, आपको दुनिया का कोई भी मुल्क कर्जा नहीं देगा, कोई मालियाती इदारा कर्जा नहीं देगा, आपके पास डॉलर नहीं होंगे। आपको अपने मुल्क का जो निज़ाम है वो पाकिस्तानी रुपये से चलाना पड़ेगा।
इंटरनली तो आप पाकिस्तानी रुपये से, मकामी बैंकों से कर्ज़ा लेके ये सारा निज़ाम चला लेंगे, लेकिन फिर आपने पेट्रोल ख़रीदना है, फिर आपने डीज़ल ख़रीदना है, उसके लिए तो आपको डॉलर चाहिए होंगे। अभी जो पड़े हैं डॉलर वो तो फिर चंद महीनों की मार है, वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर जब पेट्रोल नहीं होगा आपके पास डीज़ल नहीं होगी, बाकी जो आप चीज़ें मुल्क को चलाने के लिए इंपोर्ट करते हैं वो आपके पास नहीं होंगी, तो फिर ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना ट्रांसपोर्ट होगा, अंधेरे होंगे। तो ये जो मुतालबात हैं, बस समझाना मकसूद ये था। बिल्कुल आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन इसमें भी मतलब इतना आप कह दें कि सब कुछ हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। हाँ, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी बिजली की कीमतें 2 सूरतों में कम हो सकती हैं। उन्होंने एक मिसाल पेश की कि आप सेल टैक्स ख़त्म कर दें, बिजली के बिलों पे आप एडवांस इनकम टैक्स ख़त्म कर दें, तो बिजली के जो बिल हैं 24% कम हो जाएंगे। जनाब, आप 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना रहे, आपने क्यों नहीं ख़त्म किए? आज आपने अपनी जमात बना ली है अवाम पाकिस्तान के नाम से या पाकिस्तान अवाम के नाम से, आज आप ये तजवीज़ें पेश कर रहे हैं। जब आप वज़ीर ख़जाना थे तब आपने क्यों नहीं किया? इतना आसान है अगर ये सब कुछ करना, आपने खुद क्यों नहीं किया? आप तो तब खुद कीमतें बढ़ा रहे थे, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा रहे थे, और सबसे ज़्यादा इजाफा तो पेट्रोल की कीमतों में जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया था। ये नाज़रीन हमारे मुल्क का अलमिया है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तब आप वो बात करते हैं जो आवाम को फौरी तौर पे अट्रैक्ट करे। आवाम को इन चीज़ों का नहीं पता, आवाम बड़े मासूम है। मैं आपको बता दूं, अगर इनके पास इतना शऊर होता तो आज मुल्क इस नहज पे ना होता। ये जो हर मरतबा मुंतखब होते हैं, हर मरतबा मुंतखब ना होते, नई लीडरशिप आ रही होती। इसमें मैं रियासत को भी दोष दूंगा कि आप सूबाई असम्बलियों को, कौमी असम्बलियों को तो देखते हैं, ये लोकल बॉडी सिस्टम के ऊपर भी नज़र रखें ना। सबसे बेहतरीन सिस्टम परवेज़ मुशर्रफ लेके आए थे। मैं परवेज़ मुशर्रफ का कोई क्या कहते हैं ना कि फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बेहतरीन लोकल बॉडी सिस्टम दिया था। अगर नाज़रीन वो लोकल बॉडी सिस्टम आज तक चलता रहा, उसमें ठीक है करप्शन भी होगी, आप उसको ठीक कर लेते, करप्शन का खात्मा कर लेते, फ़िल्टर लगा देते करप्शन को रोकने के लिए, लेकिन वो सिस्टम आज चलता रहता, तो 2002 से आप अंदाज़ा करें कि आज 22 साल हो चुके हैं, आपके पास नई लीडरशिप मौजूद होती। ये जो हम बार बार करते हैं कि ख़ानदान हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, इसके हम भी ज़िम्मेदार हैं। हम भी किसी नए ईमानदार शख्स को वोट देने के लिए तैयार नहीं होते। हम भी कहते हैं कि ये हमें क्या हमारी खिदमत करेगा, इसकी तो अप्रोच नहीं है, इसको कोई जानता नहीं है, ये तो अभी उठा है, कल का बच्चा है, कल का चूज़ा है। तो हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा अगर पाकिस्तान को बदलना है। उन लोगों को आगे लेके आएँ जो आपके शहर में, आपकी आंखों के सामने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं, जो आपके एक्सेस में है। यहाँ पर तो MNA मुंतखब लोग हो जाते हैं, फिर आपको वो मिलते ही नहीं, और अगर मिलने के लिए आते हैं सिर्फ बड़े शहरों को छोड़ के, बड़े शहरों में तो MNA MPs की इज़्ज़त होती है, लेकिन जो लोग हैं वो अपने हलकों का काम भी लेते हैं उन MNA से, उन MPs से। लेकिन अगर बाहर चले जाएँ, छोटे इलाकों में चले जाएँ, वहाँ पर तो जो MNA बनता है, जो MPA बनता है, मैं ये किसी का नाम नहीं ले रहा, ना MNA का ले रहा हूँ, ना नून लीग का ले रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी का ले रहा हूँ, ना तहरीक इंसाफ का ले रहा हूँ। आप छोटे इलाकों में चले जाएँ, वहाँ पर तो जो MNA MPA बन गया, वो यूँ समझें कि उस इलाके का बादशाह बन जाता है। वो उसको लोग अपने सर आँखों पे बिठाते हैं, उसके सामने यूँ करके सलाम पेश करते हैं, दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं, झुक के मिलते हैं, हालांकि वो उनका ग़ुलाम होता है। अगर लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि ये जो हमने MNA बनाया है, ये हमने MPA बनाया है, ये हमारा सर का ताज तो चले हैं, हमारा मुंतखब नुमाइंदा है, लेकिन ये हमने अपने कामों के लिए इसको एक ज़िम्मेदारी सौंपी है, ये हमारी खिदमत के लिए हमने मुंतखब किया है, हमारी सर्विसेज के लिए हमने मुंतखब किया है। तो ये जब सोच पाकिस्तान के अवाम में आएगी तो तभी हालात भी बेहतर होंगे। तो एक और छोटा सा नुक्ता इसी हवाले से, साबिक वफाकी वज़ीर सनत के इजाज़ गौहर साहब, उन्होंने भी इस IPPs के मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रजू करने का फ़ैसला किया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, बिल्कुल इनका राइट है, करना चाहिए, कौम के नाम पे ये रजू करना चाहते हैं। लेकिन आगे सवाल फिर यही उठेगा कि कौम के नाम पे रेकॉर्ड के इशू पर भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा $10 बिलियन पाकिस्तान को जुर्माने की सूरत में निकला। ये तमाम सियासी जमातों के बैठ के करने वाले काम हैं। बैलेंस बात करें तो तमाम सियासी जमातों को, आप ये देखें, ये पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल इस्लामाबाद है, क्या ये कोई जंगज़दा शहर है कि इसमें इस तरीके से धरने आते हैं, इस तरीके से जुलूस आते हैं कि जैसे इस शहर को फ़तह करना है?
ये बड़ा मुतनाज़ा शहर है, हर कोई फ़तह करने के लिए आ रहा है। तो जब आलम ये होगा इस्तेहकाम का, तो फिर मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम का आलम क्या होगा, उसका भी आप अंदाज़ा कर लें। आज नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाए, मैं फिर एक और बहस में पड़ गया हूँ, आज ख़त्म हो जाए नून लीग की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए, PTI की हुकूमत आ जाए, फिर भी आप देखिएगा कि ये पंगे इसी तरह से चलते रहेंगे। ये धरने, जलसे, जुलूस इस तरीके से मुल्क को इस्तेहकाम नहीं देंगे। इस्तेहकाम तब होगा जब ये तमाम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे और बैठ के एक नेशनल एजेंडा तय करेंगे कि हमने मुल्क को ऐसे आगे लेके जाना है। इन चीज़ों पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जो अपोजिशन में लोग बैठे होते हैं या जो हुकूमत में बैठे होते हैं, ये कोई पता चलाए ना, पता नहीं वो कौन पता चलाएगा कि इनके डोनर्स कौन होते हैं, और इनके जो डोनर्स होते हैं वो फिर इनसे जब हुकूमत में आते हैं क्या मफादात हासिल करते हैं। क्यों खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स जो तंबाकू है उस पर ख़त्म कर दिया गया, क्यों जो इंडस्ट्री है सिगरेट की, 2-3 मतलब बड़े सिगरेट बनाने वाले इदारों को छोड़ के, कंपनियों को छोड़ के बाकी टैक्स क्यों नहीं देते, क्यों उन पे टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स क्यों नहीं लगने दिया जाता। सोचें, आप भी सोचें, आपके अपने जो नुमाइंदे हैं वो नहीं करने देते। और ये भी देखें कि जो आपके सामने एक जो आम बंदा था, मतलब आपके सामने है, आपके मुंतखब अरकान जो थे वो कितने उनके पास असासे थे जब वो इलेक्शन में आए थे, आज उनके पास क्या कुछ है, उनका कारोबार क्या है वो भी आपके सामने है। अगर तो उसका कारोबार, फिर तो उसके असासे बढ़ेंगे, लेकिन अगर कारोबार भी इतना नहीं, वो बिल्कुल सफ़ेद पोश था, बस आपने उसको मुंतखब कर लिया, तो उसके बाद वो V8 गाड़ियाँ, उसके पास लग्जरी महल, लग्जरी मकानात कहाँ से आ गए। ये आप जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, करप्शन है, तो इस पे अवाम को भी गौर करना है कि हम भी इसमें हिस्सा डालते हैं ऐसे लोगों को मुंतखब करके। माज़रत नाज़रीन, बात आगे चल गई। आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने यू टर्न कैसे लिया है। नाज़रीन, जो चंद रोज़ पहले बयानात दिए गए PTI की तरफ से, जब इमरान खान साहब के साथ पार्टी के लोग मुलाकात करके आए कि इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को पैगाम दिया है कि ये तो नून लीग वाले हैं और पीपल्स पार्टी वाले हैं, आपके साथ हमको लड़ाना चाहते हैं, हम तो आपके साथ लड़ाई नहीं चाहते, ना आसिम मुनीर चाहते होंगे ना हम चाहते हैं। तो ये बात उन्होंने कर दी। उसके बाद फिर PTI के दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी कहा गया कि एक अच्छा पैगाम इमरान खान की तरफ से दिया गया है, तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया है, इसे गुडविल जेस्चर के तौर पे लिया जाना चाहिए। अच्छा, उस पर फिर हुकूमती वज़रा के अपने स्टेटमेंट आए, अपने बयानात सामने आए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब आपने सुलह का पैगाम दे रहे हैं या सुलह की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आपको फिर उसी टोन के साथ आगे बढ़ना होगा ना, उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आज क्या खबर सामने आई है नाज़रीन, आज ये खबर सामने आई है नाज़रीन कि जो खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हुए हैं, उस पर 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के लिए KP काबीना ने फ़ैसला किया है और KP इंतज़ामिया की जानिब से जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जो ख़त है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया है। और इसमें जो वज़ीर कानून हैं PK के, उनका ये कहना है कि नाज़रीन मैं माफ़ी चाहता हूँ वो थोड़े सी उसके लिए, तो उसमें वज़ीर कानून का ये कहना है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो हैं वो उस कमीशन की सरबराही करेंगे और बाकी जजेस वो ख़ुद नॉमिनेट करेंगे। अब इसमें नाज़रीन सवाल ये है कि जब आप एक तरफ सुलह का पैगाम दे रहे हैं, तो क्या ये फ़ैसला करते हुए आपने उनके साथ नेगोशिएशन किए, आपने उनके साथ मुज़ाकरात किए, या चले नहीं किया आपने, लेकिन ज़रा आप फ़र्ज़ करें कि जो 9 मई के असल स्टेक होल्डर्स हैं, 9 मई के असल स्टेक होल्डर कौन है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो फ़ौज है। किसको टारगेट किया गया, वो मिलिट्री जो इमलाक हैं वो टारगेट हुई, मिलिट्री तनसीबात टारगेट हुई, शोहदा के मुजस्मों की, शोहदा के यादगारों की बेहुरमती की गई, उनको उठा के उनके मुजस्मे फेंके गए, मुजस्मों की तोड़ फोड़ की गई। तो अब आप ये जो फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो इसका आपको क्या, एक तरफ आप पैगाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है जजेस पे मबनी कमीशन बनेगा, लेकिन उस जजेस ने जाके तो तहकीकात नहीं करनी, नीचे तो इदारे ही होंगे, वो कमीशन तो रिपोर्टें ही मांगेगा, रिपोर्टें आपकी इंतज़ामिया ने देनी है। तो ये मुझे काम जो है लगता है कि जो ये एक तरफ कहते हैं कि हमने सुलह का पैगाम दे दिया, दूसरी तरफ ये जो इक़दाम कमीशन का इन्होंने उठाया है,
क्योंकि कमीशन की ऑफ़र तो की थी, कमीशन की ऑफ़र तो डीजी आईएसपीआर की जानिब से की गई थी। डीजी आईएसपीआर की ऑफ़र का मतलब फ़ौज की जानिब से ऑफ़र की गई थी कि सिर्फ फिर इस पे कमीशन नहीं बनेगा, ये जो आपने जलाओ घिराव किया इस पे नहीं बनेगा 9 मई वाले पे। फिर 2014 से शुरू होगा कि 2014 में आपको आज़ादी मार्च और धरनों के लिए कौन लेके आया था। फिर 2016 में क्या हुआ था, तो माफ़ी की बात की गई, तो पीटीआई की तरफ से कहा गया कि हम क्यों माफ़ी मांगे। इमरान खान ने कहा कि ये मुझसे माफ़ी मांगे, हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमसे माफ़ी मांगे। वो रेडियो पाकिस्तान की इमारत 9 मई के वाक़ये के नतीजे में जल गई सारी, जला दी गई सारी, कख नहीं बचा उसका। तो ये जो अब फैसला किया है, ये नाज़रीन सीधी सीधी लड़ाई मुझे नज़र आ रही है। ये सीधा सीधा खुदकुश हमला मुझे लग रहा है कि ये एक तरफ सुलह का पैगाम दे के दूसरी तरफ जो है तहरीक इंसाफ ने फ़ौज पे एक नया 9 मई कर दिया है। लेकिन बहरहाल चलें, कमीशन बनता है, चलें देखते हैं कमीशन से क्या निकलेगा। लेकिन नाज़रीन ये जो बाकी बातें हैं ना मुज़ाकरात वाली, उस पर खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ वाकई मुज़ाकरात करने चाहती है तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने यह भी कहा है कि 9 मई के वाक़ये की इमरान खान को माफ़ी मांगना पड़ेगी, और इमरान खान समझते हैं कि उन्होंने ये नहीं करवाया तो फिर उन्हें इन वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने तो मज़म्मत की है, खान साहब ने आज तक मज़म्मत नहीं की 9 मई के वाक़ये की, आज तक मज़म्मत नहीं की। जब आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं तो मज़म्मत कैसी आ गई जी, मज़म्मत तो फिर पीछे चली गई। और फिर खुर्शीद शाह साहब ने यह भी कहा है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकलता है। लेकिन बात यह है कि अभी मैं जो कह रहा था कि मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार तो हों, ये तो मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 39 पीटीआई के अरकान को डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। जो मैं अब इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला किया मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन जो 41 आज़ाद अरकान थे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी कि ये बताया जाए कि ये 41 अरकान के डॉक्यूमेंट्स तो आ चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इनकी जो कन्फर्मेशन है वो जिस सियासी जमात में जाना चाहते हैं उसकी तरफ से होनी है। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिस सियासी जमात में जाना चाहते हैं उनकी इस तरफ से कन्फर्मेशन कौन करेगा। उस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बुनियादी जो इंतज़ामी ढांचा होता है वो मौजूद ही नहीं है। तो अगर कोई गैर मजाज शख्स उनकी कन्फर्मेशन करे कि ये पीटीआई में आना चाहते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। इन कानूनी रुकावटों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें फ़ैसला इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो हमारी रहनुमाई की जाए। तो वो एक वजाहत की दरख्वास्त पहले सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है अक्सरियती जज साहबान के सामने। अब चूँकि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की एक नई फहरिस्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है, तो वो मखसूस नशिस्तों की नई फहरिस्त जमा होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन के ज़रा ये बताते हैं कि ऑलरेडी पहले हमारे पास नशिस्तों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई ने भिजवाई थी वो मौजूद है। अब ये नई फहरिस्तें जमा करवा रहे हैं। आइन में नई फहरिस्तें जमा करवाने की गुंजाइश ही नहीं, आइन नई फहरिस्त जमा करवाने की इजाज़त नहीं देता, आइन पहले से मौजूद फहरिस्त में नामों की तब्दीली की इजाज़त नहीं देता। अब पीटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट यानी आपके फैसले की रोशनी में नई जो है वो फहरिस्त लेके आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे, यानी दोबारा से एक और दरख्वास्त पे दूसरी मरतबा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़रा ये बताते हैं कि इम्कान है कि एक दूसरी वजाहत के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई जाएगी, जिसमें इस नुक्ते पे नई जो फहरिस्तें मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई हैं उस पर कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि आप रहनुमाई फरमाएं। तो एक नाज़रीन ये चीज़ भी चल रही है। इसके अलावा नाज़रीन, जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अपने अडियाला जेल में, जिसकी आखिरी समाअत हुई है अभी चंद रोज़ पहले, जिसमें बुकला के ना आने पे केस की समाअत को 30 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। उस केस की समाअत में नाज़रीन जज साहब का जो तहरीरी ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया, जिसमें जज साहब ने, मोहम्मद अली वराय साहब ने लिखा है कि 10:30 बजे केस कॉल किया गया। खालिद यूसुफ चौधरी मौजूद थे और मैं सलाम पेश करता हूँ खालिद यूसुफ चौधरी को कि ये कोई पहुँचे ना पहुँचे, ये अदालत में पहुँचा होता है। तो अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि खालिद यूसुफ चौधरी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वकला आ रहे हैं, तो एक मरतबा समाअत को मुलतवी किया गया, दूसरी मरतबा समाअत को मुलतवी किया गया, वकला नहीं आए, तो केस की समाअत को 30 जुलाई तक मुलतवी किया जाता है। और ये इमरान खान साहब के वकला के लिए आखिरी मौका है, आखिरी वार्निंग है कि वो 30 जुलाई को जो गवाहान हैं उन पर जिरा को मुकम्मल करें। ये नाज़रीन हमारा वीलॉग
इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।